नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। स्वागत और अभिनंदन। जी। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पर। बड़ी प्रक्रिया थी, कल पूरी हो गई है और 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 30 जनवरी तक दावे आपत्तियां दर्ज होंगी। अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में प्रकाशित होगी। फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट यानी जारी हो जाएगी। यूपी में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष गैन पुनरीक्षण का काम अब बीएलओ स्तर पर पूरा हो गया। कुल मिलाकर अगर माने तो 2,89,00,000 वोट इस बार आउट हो गए। यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने दे दी है। एसआईआर होने से पहले यूपी में कुल 15,44,00,000 मतदाता थे। 1.2 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45.95 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23.32 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं। 84,20,000 वोटर ही लापता थे और 9.37 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया। 15 दिन की समय अवधि बढ़ी तो जो 3 करोड़ वोट गायब हो रहे थे यानी 2,91,00,000 वोट गायब हो रहे थे, उनमें से सिर्फ 2 करोड़ लोग फॉर्म जमा करने आए 15 दिन में। ये पूरी प्रक्रिया हो गई और इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लंबा सा एक्स पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें मान लेते हैं 85%, मतलब 15% और निकाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि 403 विधानसभाओं में एक विधानसभा पर 61,000 वोट कम हो गए। भाटी जी, फिर तो पता ही नहीं अब कौन जीतेगा। देखिए, एक तो जो फॉर्म भरने तक की प्रक्रिया है उसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पीडीए प्रहरियों ने और हमारे बीएलएज ने बहुत शानदार काम किया है और पार्टी एक्टिव रही है और अपने लोगों के फॉर्म भरवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें उदासीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि कार्यकर्ता बीजेपी सरकारों की कार्यशैली से निराश हो गया है और उसने काम करना बंद कर दिया है। वो बूथों पर दिखाई नहीं दिए। वो इसमें जो एसआईआर प्रक्रिया में ज्यादा कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे। जिस तरह का जोश बीजेपी कार्यकर्ताओं में होता और होता था पहले, वो अब दिखाई नहीं दिया। और उससे हमारे मुख्यमंत्री भी थोड़े परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कई बार ये बयान दिया और गाजियाबाद में तो वो स्पष्ट तौर पर कह गए कि समाजवादी पार्टी के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब जब फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट में ये पता चलेगा कि जो हमने फार्म भरवाए हैं, हम जो लोगों ने, जेन्युइन मतदाताओं ने फार्म भरे हैं, उसमें तो कोई बदमाशी नहीं की जा रही है। अगर वो जू के तू सही तरीके से वोट ड्राफ्ट में शामिल की जाती हैं तो इसमें जितना नुकसान होना वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। हमें इससे कोई चिंता नहीं है और हम अपना नुकसान बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। जो ये आप बता रहे हो डबल वोटर, ये ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं। जो दूसरी जगह चले गए उनके वोट फिर भी बने हुए हैं, वो ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं। तो उन लोगों के वोट कम होंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ही वोट कम होंगे और इसका पूरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। भाटी जी, अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता जानते हैं मोदी हैं, योगी हैं, चुनाव आयोग है, ईवीएम है, तो ज्यादा मेहनत की जरूरत कहां है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और हमारे लिए यही अच्छा है कि वो इसी गलतफहमी में रहें। और जब उन्हें एहसास भी ऐसा ही कराया जाता है, जब हर चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए जाते हैं, तो कार्यकर्ता ने भी सोच लिया ठीक है मोदी जितवा देंगे जब हमारी तो जरूरत ही नहीं है। और बीच बीच में ऐसा एहसास कराया गया। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का शासन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह पुलिस अपमानित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुल के कह रहे हैं जगह जगह कि बिना रिश्वत के हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हमें रिश्वत देनी पड़ रही है और रिश्वत के रेट कई गुना हो गए हैं और कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में बैठे हुए हैं, वो अहंकारी हो गए हैं। कार्यकर्ताओं से संपर्क
उनका टूट गया है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कार्यकर्ता के दिमाग में भी यही बात आ गई है जो आप कह रहे हो कि मोदी और योगी जिता लेंगे पार्टी को, मोदी और योगी सरकार बना लेंगे। लेकिन सरकारें तो कार्यकर्ताओं से बनती हैं, चुनाव में तो कार्यकर्ता ही मेहनत करते हैं। नेताओं के तो खाली चेहरे होते हैं, मेहनत तो कार्यकर्ता करते हैं। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर बहुत मुतमईन थे, पूरे प्रदेश में बैठकें चल रही थी, आपने भी कुछ बैठकें की, कई जगह होने दी, कई जगह नहीं होने दी। मैं आज एक देख रहा था कि मुजफ्फरनगर में कल भी एक क्षत्रिय सम्मेलन है, आपकी गुर्जर सम्मेलन नहीं होने दिए क्योंकि आप सत्ता में नहीं थे। लेकिन पीडीए से घबराकर अब पीडीए के अध्यक्ष बना दिया है प्रदेश में। कैसे सामना करेगी समाजवादी पार्टी? नहीं, इसके लिए तो एक मान्यवर काशीराम ने किताब लिखी थी, वो बड़ी प्रसिद्ध किताब है, बड़ी लोकप्रिय है, चमचा युग। आपको वो पढ़नी चाहिए अगर नहीं पढ़ी हो आपने तो। और डॉक्टर राममनोहर लोहिया भी बोलते थे, ये लाशेबाजी की राजनीति बोलते थे, वो शब्द इस्तेमाल करते थे, लाशेबाजी की राजनीति। तो ये तो जो प्रभु वर्ग होता है, जो सत्ता वर्ग होता है, सत्ताधीश होते हैं, उनके जाने पहचाने फॉर्मूले हैं ये तो। जिस वर्ग का शोषण करना होता है उस वर्ग के बीच में से एक आदमी को चेहरा दिखाने के लिए बड़ी कुर्सी पे बैठा दो और उसके नाम पे वोट हासिल करो। तो जिस तरह से मछलियों को पकड़ने के लिए उसमें केंचुए लगाए जाते हैं, उसे लाशेबाजी उसे कहते हैं। वो लाशेबाजी कहते थे लोहिया जी, और काशीराम जी कहते थे कि ये चमचों को पकड़ के आगे चेहरा दिखा देते हैं, समाज के लिए कोई काम करते नहीं है। पीडीए वर्ग की नौकरियों पे तो लगातार डाके डाले जा रहे हैं। अभी 3-4 भर्तियां निकली हुई हैं। राजस्व लेखपाल की भर्ती निकली है, उसमें 717 पद ओबीसी के कम कर दिए गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी की 404 पोस्ट निकली है, उसमें ओबीसी को एक भी पोस्ट नहीं दी गई, जीरो, ओबीसी जीरो। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ही है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ओबीसी वर्ग, और जो ये आप जो कह रहे हो पीडीए का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो क्या पीडीए का प्रदेश अध्यक्ष इस मसले को उठाएगा क्या ओबीसी की नौकरियों की, पीडीए की नौकरियों की चोरी की जा रही है, सरकार क्यों कर रही है? आरक्षण के नियमों में फेरबदल करके, तोड़ मरोड़ कर आरक्षण के नियमों को लगातार पीडीए समाज को नुकसान पहुंचा रही है सरकार। क्या हिम्मत होगी इनकी, चौधरी साहब के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, कि वो कह सकें? अब हिम्मत क्यों नहीं? आज तो उन्होंने ब्राह्मणों को खुली चेतावनी दे दी है कि आप ऐसी सामाजिक बैठकें करेंगे। और कैसी हिम्मत चाहिए आपको? आपको हिम्मत कैसी चाहिए? नहीं, ब्राह्मणों को चेतावनी तो योगी जी के इशारे पर दी गई है। नहीं तो ब्राह्मणों को चेतावनी, लोग तो ये कह रहे थे कि ब्राह्मण योगी के विरोध का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नहीं, ये तो योगी विरोधी तो माने जाते हैं पहले से ही, योगी विरोधी। ये तो योगी खेमे में कभी रहे नहीं। इनके बारे में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही मुझे ये बताया कि इन्होंने कभी अपने पोस्टर बैनर पर योगी जी का फोटो नहीं लगाया। लेकिन जो ब्राह्मण का जो मैटर है, ब्राह्मण जो पंचायत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और ब्राह्मण जो नाराज हैं, शिव कुमार मिश्रा जी, अगर आपने देखा हो पीछे 2-3 यूनिवर्सिटियों, ब्राह्मणों से ज्यादा राजपूत तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं, और 1-2 के संख्या का फर्क नहीं है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में जनरल कास्ट के टोटल 12 कैंडिडेट लिए गए, जिनमें 8 राजपूत थे, 4 ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों को तो ये पीड़ा है कि कम से कम पढ़ाई लिखाई पे तो हमारा अधिकार था, पढ़ाई लिखाई में भी हमसे आगे मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग आने लगे, तो उन्हें ये खराब लग रहा है और उन्हें चिंता भी हो रही है कि हमारे हक मारे जा रहे हैं। तो ये तो जो एक अब हो क्या गया उत्तर प्रदेश में, एक भी जाति को, किसी भी समाज को मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है। अब तक तो दलित और पिछड़े आवाज उठा रहे थे, मुस्लिम वर्ग नाराज था, अब ब्राह्मण भी उनके खिलाफ मीटिंग करने लगे हैं, बैठकें करने लगे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा किसको बचा है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुटबाजी है और नाराजगी है आपस में। भाटी जी, एक प्रवक्ता से अलग हटकर मेरा एक पत्रकार के नाते आपसे एक सवाल है। योगेश वर्मा को थप्पड़ मार दिया था भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, विधायक थे वो बेचारे, सरेआम लखनऊ में मारा गया, सूबे की राजधानी थी। उसके बाद एफआईआर बड़ा मुश्किल से लिखी गई। तो क्या अब कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद योगेश वर्मा भी कुर्मी थे, कुर्मी की मतलब गुस्सा खत्म हो गई कि वो थप्पड़ भूल जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष एक बाबू की तरह काम करता है, क्लर्क की तरह काम करता है।
इनसे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कौन से तीर मार लिए थे? सारी जो शक्तियां हैं वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में निहित हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री के हाथ में निहित है। केंद्र में कोई हैसियत है अध्यक्षों की? आपने देखा होगा अध्यक्ष को धक्के मार के कंधे से पकड़ के कॉलर पकड़ के अलग हटा दिया गया, तो प्रधानमंत्री के आगे आ गए थे। इस पार्टी में इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते हैं हम संगठन आधारित पार्टी हैं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। किसी ने सुना था नितिन नवीन का नाम के? कौन नितिन नवीन है? कहां से तय होकर आए? कौन से कार्यकर्ताओं ने वोट डाला? कौन से कार्यकर्ताओं ने चुना नितिन नवीन को अध्यक्ष? या इन्हें चौधरी साहब को कौन से कार्यकर्ताओं ने चुना? अचानक से उठा के एक सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये केवल इनके कहने की बातें अलग हैं। बाकी पार्टी में कोई अब जो दूसरी बात, जो ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, आपने शुरू में इशारा किया कि हमारी पंचायतें तो लगातार रोकी जा रही थी और पुलिस हमसे कह रही थी कि जाति के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। नहीं, मैंने और तो हमारी कम से कम 20 मुजफ्फरनगर में 28 तारीख को आयोजन है, जिसमें 2 मंत्री आ रहे हैं। हाँ, दयाशंकर सिंह आ रहे हैं। राजपूत और ब्राह्मणों की पंचायतें हो रही हैं, मीटिंग भी हो रही है अभी। ब्राह्मण बैठ गए हैं तो उस पर कितना हायतोबा मची है। ब्राह्मणों क्यों घसीटते रहते हो सब जगह? कहीं तो छोड़ दिया करो। ब्राह्मणों की मीटिंग को तो नोटिस तो दे दिया गया। उससे पहले राजपूत विधायकों ने मीटिंग की थी, उससे पहले लोधा विधायकों ने मीटिंग की थी उत्तर प्रदेश में ही। ये शायद आपको जानकारी नहीं है। सबको पता है, कुर्मी विधायकों ने ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग से पहले राजपूत विधायकों की मीटिंग हो चुकी है लखनऊ में, और लोधे विधायकों की मीटिंग कहीं और शायद अलीगढ़ में या कहीं हुई थी। तो बाकी को तो करने दी जा रही है, और पीडीए के लोग करें, पिछड़ी जाति के लोग करें और दलित मीटिंग करें तो पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि नहीं, ये तो प्रदेश में तो अब रामराज आ चुका, जातियां तो खत्म हो चुकी हैं, अब तो कोई बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन नौकरी तो कट रही है। आपका मानना है कि ब्राह्मण, दलित और मतलब पीडीए के लोग अगर बैठक करेंगे तो उन पर जातिगत आरोप लगेगा, बाकी कोई जाति अगर जातिगत बैठक करे तो उस पर नहीं लगेगा, जो भाजपा के साथ है? मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुर्भाग्य से घोर जातिवादी मुख्यमंत्री हैं, घोर जातिवादी सोच के व्यक्ति हैं। जितने ऊंचे पद पर वो बैठे हैं, उन्हें इतनी छोटी सोच, इतना छोटा दायरा नहीं रखना चाहिए। वो अपनी जाति के अलावा किसी जाति को खुश देखना चाहते नहीं है, किसी जाति को सम्मान करते नहीं है। वो हर चीज में जातिवाद करते हैं, नौकरी देने में भी, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी, और यहाँ तक कि मुकदमे दर्ज करने में भी, मुठभेड़ों में भी। बुलडोजर चलेगा तो जाति देख के चलेगा, और जो भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है सब जातियां देख के हो रही हैं। तो ये इतना जातिवादी एक मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। भाटी जी, मैं 2 सवाल आपसे करूंगा और मैं पूरा उसका डिटेल दूंगा। संभल में कल सीओ समेत, इंस्पेक्टर 2 समेत, 2 एसआई समेत मतलब 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई फर्जी एनकाउंटर पर। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तत्काल एफआईआर दर्ज कर हमें बताओ, तत्काल एफआईआर दर्ज कर हमें बताओ, क्योंकि जो आरोपी था, जिस दिन लूट हुई उस दिन वो बेचारा जेल में बंद था। मैं बेचारा शब्द इसलिए कह रहा हूं, चोर के लिए मेरे लिए कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो गलत दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए उसे बेचारा कहते हैं कि 25 अप्रैल को लूट होती है और 26 अप्रैल को उसकी जमानत होती है, और 12 मई को वो प्रक्रिया के तहत कोर्ट से बाहर आता है। 7 जुलाई को मुठभेड़ में उसके पांव में गोली लगती है और कहा जाता है इसी ने लूट की थी। वो सभी अधिकारियों से गिड़गिड़ाता है कि जिस दिन लूट हुई हम जेल में बंद थे, जिस दिन लूट हुई हम जेल में बंद थे। पुलिस ने एक नहीं मानी, गोली मारी, ठोंका, जेल भेज दिया। उसने अदालत से गुहार लगाई, अदालत ने उसकी बात स्वीकार कर ली, अब मुकदमा दर्ज हो रहा है। दूसरा वाकया रायबरेली का है। एक गरीब सावित्री सरकार के सामने गिड़गिड़ाती रही, एसडीएम साहब ने उसकी जमीन सरकारी भूमि बता दी, उसका मकान तोड़वा दिया, बुलडोजर चलवा दिया। कल हाई कोर्ट ने 25 लाख रुपया का जुर्माना सरकार पर लगा दिया। ये 2 सवाल हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, और आपने कहीं खबर नहीं देखी होगी। इन पर चर्चा क्यों नहीं कि ये 25 लाख भरेगा कौन? जनता के टैक्स का पैसा सरकार भरेगी या वो अधिकारी अपनी तनख्वाह से भरेगा? ये आपने 2 घटनाओं को जिक्र किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी 50-100 घटनाएं हुई हैं। 50-100 घटनाओं में आदेश हुए हैं।
जिला न्यायालयों से तो हुए हैं, हाई कोर्ट से कम 10 मामलों में हाई कोर्ट से आदेश हुए हैं और 4-5 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज नहीं रह गया, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हाई कोर्ट ने कई जगह बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। और ये फर्जी मुठभेड़ करना, फर्जी मुकदमे कायम करना, फर्जी लोगों को जेल भेजना, ये उत्तर प्रदेश में आम हो गया है। हिरासत में मौतें, उत्पीड़न, ये उत्तर प्रदेश में आम हो गया। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। तो ये तो आम घटनाएं हैं। सबसे पहले जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो पहले महीने या दूसरे महीने में ही नोएडा में एक फर्जी मुठभेड़ हुई थी सुमित गुजर नामक लड़के की। उसके परिवार वाले चौखट पे, दरवाजे दरवाजे पे चिल्लाते मर गए। उन्हें पोस्टमार्टम की कॉपी तक नहीं दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। उन्हें धमका के भगा दिया गया और वो 2-4-6 महीने घूम घाम के थक के अपने घर में बैठ गए। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनका कहना था कि फर्जी मुठभेड़ है। उस लड़के को टटीरी मंडी से उठाया गया था, मंडी से बीच से दुकानदारों के सामने उठा के लेकर आए थे, नोएडा में लाके उसकी पिटाई की थी, पिटाई में उसकी मौत हो गई। फिर रात को उसे फर्जी मुठभेड़ दिखा दिया गया, उसमें मरे हुए में उसकी डेड बॉडी में गोलियां मारी गई और उसकी पोस्टमार्टम तक रिपोर्ट नहीं दी। कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं। एक लड़का वो जिम ट्रेनर था जितेंद्र यादव, नोएडा में ही, उसे गोली लग गई, वो आज भी अपाहिज है, आज भी ठीक नहीं है वो। तो कितनी घटना उत्तर प्रदेश में। तो ये रोज का काम हो गया कि पुलिस फर्जी घटनाओं में लोगों को, फर्जी मुठभेड़ों में लोगों को मार रही है, उनके पैरों में गोली मार रही है, फर्जी लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और कोर्ट तो कुछ मामलों, कितने लोग होते हैं जो कोर्ट में इतने दिन पैरवी कर पाते हैं, इतने दिन लड़ पाते हैं, किसके पास वकील के लिए पैसे होते हैं, कौन हाई कोर्ट जाए, कौन सुप्रीम कोर्ट जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई मामूली बात है? 10 लाख रुपए के बिना तो वकील खड़ा नहीं होता। कितने लोग इस देश में, जिस देश में 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हो, वो 10 लाख रुपए जुटा सकते हैं कहीं से वकील के लिए? तो ये तो बीजेपी सरकार में अन्याय, घोर अन्याय हो रहा है। और ये रोजाना की घटनाएं होगी, ये 2 घटनाएं नहीं है, ये बहुत ढेर सारी घटनाएं हो रही है रोजाना। भाटी जी, एसआईआर में किसका नुकसान होगा? मुख्यमंत्री भी घबराए दिखे, बार बार उन्होंने कहा कि मेरा वोट काटा जा रहा है। जो फार्म भर के जमा हो गए हैं उन फार्मों में कोई छेड़छाड़ नहीं करी तो निश्चित तौर पर बीजेपी का ही नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे फार्म सब भर गए हैं। बीजेपी की एक तो फर्जी वोटें कटेंगी, जो इन्होंने फर्जी वोट बनवा रखी थी नोएडा में। हम आज नहीं कह रहे, 2014 से हम शिकायत कर रहे हैं लगातार कि एक मकान में 60 वोट, 60 मीटर के मकान में 40 वोट बनवा रखी हैं। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क में वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं लगभग 250-300, वहां स्टूडेंट्स की वोट बनवा दी। 15-20 हजार स्टूडेंट्स की वोट बनी हुई थी और वो कोर्स पूरे कर करके चले गए और वो वोट ये डलवा देते थे, फर्जी वोट। तो इस तरह की वोट कटेंगे जो बीजेपी ने फर्जी वोट बना रखी थी और जिनसे बीजेपी जीत रही थी। और इसलिए बीजेपी का हारना तय है। एसआईआर के बाद जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी बुरी तरह हारेगी। बड़े जोर शोर से एक उन्नाव की घटना चल रही है, पीड़िता चिल्ला रही है, उसे धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। रात में जो महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उनकी पुलिस ने उसे कैसे डाला, मैं तो हतप्रभ हूं। मैं एक आम नागरिक हूं और मैं हर उस घटना की निंदा करता हूं जिसमें बहन बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार होता है। लोग उसके तरह तरीके की उसकी बातें शेयर कर रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधर हम देख रहे हैं कि उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स पता नहीं बनी है क्या है। मैं ये एआई के दौर में मैं किसी चीज पर भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन उसके बावजूद क्या जो उसके साथ हुआ और जो जमानत हुई, और उस पर ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, दया शंकर सिंह कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, और आपने एक और मंत्री है राजभर जी का बयान सुना ही होगा। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण और दया शंकर सिंह ने कहा खुलेआम खड़े होकर, तो क्या महिलाओं का क्या माना जाए? मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं, कोई भी वाद विवाद या क्लिपिंग या बयान जो पुराने हैं वो तब तक विचारणीय थे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था। जब कोर्ट ने सजा दे दी है तो कोर्ट ने सबूत देख के ही तो सजा दी होगी, तथ्य देख के ही तो सजा दी होगी। तो कोर्ट के सजा देने के बाद अगर सजा माफ करवाई जाती है तो फिर तो न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाना हो गया, फिर तो न्याय नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। और
गौतम बुद्ध नगर में एक हत्या के मुकदमे को भी वापस लेने की कोशिश की गई, वो तो जज ने उसे कैंसिल कर दिया याचिका को, और उसमें डे बाय डे सुनवाई का आदेश दे दिया। और इस तरह के रिकॉर्ड बहुत पहले बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि जब रेपिस्टों को और हत्यारों को इन्होंने महिमा मंडित किया है या उनकी सजाएं माफ कराई हैं। जमानत पे गाजियाबाद में जिन लोगों ने बुलंदशहर में जिन लोगों ने सुबोध कुमार इंस्पेक्टर की हत्या की थी, जब वो लोग जमानत पे छूट कर जेल से आए तो उन्हें माला पहना के स्वागत किया गया, उन्हें लड्डू खिलाए गए। बिल्किस बानो के हत्यारे और रेपिस्ट जो थे, उनके सब पूरे देश ने वीडियो देखे ही थे कि उनके पैर छुए गए, उन्हें मालाएं पहनाई गई। उसमें जो एक कश्मीर में एक घटना हुई थी रेप की, उसमें रेपिस्टों के समर्थन में बीजेपी ने जुलूस निकाले, चिन्मयानंद के खिलाफ केस वापस लिया, और कई लोगों, कुछ तो बहुत ऐसे अज्ञात केस हैं जो सामने ही नहीं आते हैं, चुपचाप वापस ले लेते हैं। तो रेपिस्टों को और हत्यारों को महिमा मंडित करना, उनकी सजाएं माफ कराना, उन्हें जमानत पर रिहा कराना, और जो हत्यारे और रेपिस्ट सजा काट रहे हैं उन्हें बार बार उस पर बाहर निकालना, जेल से बाहर लेके आना, ये तो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। भाटी जी, जब आपने अभी नोएडा वाले केस का जिक्र किया, जब केस पर योगी सरकार ने अदालत में एक याचिका डलवाई कि ये केस वापस लिया जाए, तो सारे टीवी चैनल, सारे वेबसाइट, सारे अखबारों में एक हेडलाइन थी, योगी सरकार का बड़ा काम, नोएडा के केस को वापस लिया जाएगा। जो दादरी का विसाड़ा का केस था, अखलाक वाला, वापस लिया जाएगा। अखलाक के केस को लेगी बीजेपी वापस। और जब वो केस कोर्ट ने बंद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दी वो याचिका, तो किसी ने यह खबर नहीं चलाई कि योगी सरकार को बड़ा झटका, अदालत ने केस स्वीकार करने से मना कर दिया या अदालत ने उनका दावा खारिज कर दिया। किसी ने नहीं चलाई। फिर चलाई कि अदालत ने दावा स्वीकार नहीं किया। न वकील को झटका, न किसी को। यह क्या हुआ मीडिया को? एक तरफा खबरों से कब तक खेला जाएगा? हाँ, ये भी एक चिंता की बात है। मीडिया में कई बार तो हम देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण खबर होती है वो होती ही नहीं है, ना अखबार में, ना टीवी में, और होती भी है तो जरा सी सिंगल कॉलम की खबर कहीं लगा दी अंदर के पेज में। तो जो सरकार के खिलाफ खबरें पड़ती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हैं, उन खबरों को मीडिया दबाता है। ये आज खेल हो रहा है खुलेआम। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बदायूं में एक घटना हुई थी, 2 बहनों की डेड बॉडी पेड़ से टंगी मिली थी। उस समय मीडिया ने क्या, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने, अखबारों ने, सबने अखिलेश जी की फोटो लगा लगा के यूपी में जंगल राज, और वो कितने 1 सप्ताह 10 दिन तक चलाई थी खबर। और योगी जी के शासन में ऐसी 100 घटनाएं हो चुकी हैं कि बेटियों ने आत्महत्या की है, कहीं किसी ने तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली, कोई पेड़ पे फांसी लगा ली, किसी ने पंखे से लटक के फांसी लगा ली, मुख्यमंत्री आवास तक पे आग लगा ली लड़की ने। तो इन खबरों को मीडिया दिखाता नहीं है। पता नहीं मीडिया का क्या, अब ये तो सभी लोग समझते हैं कि भाई मीडिया भेदभाव कर रहा है, वो पैसे के लालच में कर रहा है, विज्ञापन के लालच में कर रहा है, या उनकी कहीं विचारधारा दूषित हो चुकी है, या उनकी निष्पक्षता खत्म हो चुकी है, क्या है ये तो मीडिया को आत्ममंथन करना चाहिए। भाटी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिनों दिन अपराध बढ़ता चला जा रहा है, प्रशासन भी नाकाम दिखता है, रोज आए दिन घटनाएं होती हैं। उन सब पर खामोशी। पूरे सिस्टम में कहीं पर आपको ऐसा दिखता है कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिस पर आने वाले समय में कुछ बदलाव दिखेगा? रोजगार पर कुछ बोल रही है, महंगाई पर कुछ बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है? और विपक्ष अब कब बुलंद करेगा आवाज? उत्तर प्रदेश में रोजगार, बेरोजगारों की फौज बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में महंगाई से आदमी मारा जा रहा है। मरा तो पूरे देश में जा रहा है। मैं तो एक प्रदेश का आपसे बातचीत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं आए दिन भर्ती हो नहीं रही। शिक्षक भर्ती कब से लंबित है, और जहां हो जाए वहां आरक्षण का मसला फंस जाता है, तो आधी अदालत में उलझ जाती है, आधी वैसे उलझ जाती है। नहीं, शिक्षक भर्ती पे उत्तर प्रदेश में इतने प्रदर्शन हुए हैं, प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में इतने प्रदर्शन हुए हैं, और प्रदर्शनकारियों पे कई बार लाठी चली है। ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठ रही, आवाज उठ रही है, लेकिन मीडिया उस आवाज को दिखा नहीं रहा। और अपराध का तो ये हाल है कि अभी एक अपराधी के ऊपर पुलिस अभिरक्षा में अंधाधुंध गोलियां चली हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो सारे अपराधी और माफिया तो बीजेपी में घुस गए हैं अब।
अब भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि हमने माफिया समाप्त कर दिए, उन्हें कहना ये चाहिए कि हमने सारे माफिया शामिल कर लिए। अब वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है, सरकार के संरक्षण में है, और इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। कफ सिरप में जो कोडीन का मामला हुआ है, कोडीन माफिया का जो नाम आ रहा है, विधानसभा में विरोधी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो। तो मुख्यमंत्री तो वहां फोटो लेके पहुंचे अखिलेश यादव जी के साथ का। तो मुख्यमंत्री को ये जवाब देना चाहिए नहीं कि आप तो ज्यादा कार्रवाई करते हैं अगर वो विपक्ष से जुड़े हुए हैं तो। उन्होंने नारा बना दिया कि अखिलेश, वो अशोक सफाई, अशोक जन क्या क्या जोड़ दिया, सफाई बता दिया, वो भगाई लगाई जन क्या क्या पूरा नारा बनाया था उन्होंने। नहीं, नारे वारे तो खैर मुख्यमंत्री जी क्या बनाएंगे, पर उन्हें कोई लिख के दे देता, उसे भी वो ठीक से बोल नहीं पाते। मुख्यमंत्री जी में इतनी योग्यता तो नहीं है, वो तो जो एक उसकी योग्यता एक ही बात की। लेकिन जिस माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, मुख्यमंत्री क्यों उन्हें बचा रहे हैं? साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री के आदमी है वो, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते रहे हैं, साफ जाहिर है। वो कहते हैं हम कलमा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो क्या ये कलमा तो मुसलमान पढ़ते हैं, ये सारे मुसलमान है क्या जो इस केस में है जिनके मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, उन्होंने कहा है, बड़े जोर शोर से ये खबर चली कि उन्होंने कहा है, हाँ, मुख्यमंत्री की भाषा इतनी भेदभावपूर्ण होती है। वो कहते हैं कि माफियाओं को जमीन के नीचे दबा देंगे। अब जमीन के नीचे तो मुसलमान ही दबाए जाते हैं, हिंदुओं के तो डेड बॉडी जलाई जाती हैं, और कलमा पढ़ने लायक नहीं सोचा छोड़ेंगे। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि उनका इरादा केवल मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का। तो ये तो देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये तो सोचने की बात है, बहुत चिंताजनक बात है। तो देश के संविधान को, भाटी जी, क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है या इस राज्य के नागरिक नहीं है? नहीं, ये बात तो बीजेपी के लोगों से पूछनी चाहिए। नहीं, हम तो चिंतित हैं उस बात पे। हम तो कह रहे हैं संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की, न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हर मामले में जाति और धर्म देख के कार्रवाई हो रही है, और मुख्यमंत्री घोर जातिवादी हैं, घोर सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, हमेशा सांप्रदायिक बयान देते हैं, भड़काने वाले बयान देते हैं, नफरत भरे हुए बयान देते हैं। तो हम तो इसकी निंदा भी कर रहे हैं और हम चिंतित भी हैं इस बात पे। अब ये तो आप किसी बीजेपी के नेता को पकड़ के पूछो, जो आपने कहा कि वो पीडीए समाज से कोई अध्यक्ष बने हैं, उनसे ही पूछ लो कि भाई क्या ये बयान ठीक है क्या? अरे तो उन्होंने आपको तो मिले ऐलान तो कर उनसे दिया, पूछना ही। बड़ी प्रेस रिलीज बना दी कि ब्राह्मण समाज बैठक नहीं कर सकता, वो आइंदा किया तो हम बता देंगे कैसे करते हो। नहीं तो उससे पहले मैंने बताया नहीं, 2 जातियों की मीटिंग हुई थी, उन्हें भी नोटिस देते, उनसे भी पूछना चाहिए उन्हें। और जो कल परसों आप बता रहे हो क्षत्रिय सम्मेलन होने जा रहा है, उन्हें भी नोटिस दें, उनसे भी पूछें। भाटी जी, कैसे लोग जिएंगे? 5 किलो राशन और इस सब पर कैसे चलेगी व्यवस्था? अंतिम सवाल है मेरा आपसे। नहीं, अब ये व्यवस्था बदलने वाली है, सिस्टम बदलेगा, समाजवाद आएगा प्रदेश में, सामाजिक न्याय आएगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको मदद मिलेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। 2027 में ये सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो व्यवस्था एकदम बदलेगी। चलिए भारती जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।